नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वह है भौतिक विज्ञान का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक गुरुत्वाकर्षण बल। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक से हमें 2-3 क्वेश्चन मिल जाते हैं, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब रीट, पटवारी या एनटीपीसी या फिर आप तैयारी कर रहे हैं आर्मी जीडी, आर्मी टेक्निकल, एनडीए, एयरफोर्स। तो इन सब में भौतिक विज्ञान पूछा जाता है। इसमें से ये टॉपिक गुरुत्वाकर्षण वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे जिस भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल बनते हैं, वो सारे हम आज इस टॉपिक के डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम शुरू करते हैं आज का कंसेप्ट, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है। तो आप सुनिए, गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब है किन्हीं दो या दो से अधिक पिंडों के मध्य लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। मुख्यतः हम इस गुरुत्वाकर्षण बल की जब बात करते हैं तो हम पृथ्वी की तरफ लगने वाले बल को ले लेते हैं, लेकिन यह पूर्णतः सही नहीं है। हम यूं भी कह सकते हैं कि अगर दो पिंड रखे हैं तो उन दोनों पिंडों के मध्य लगने वाला बल, लेकिन अब यहां से क्वेश्चन बनना शुरू होता है कि क्वेश्चन ये बनता है कि इस बल की प्रकृति कैसी है। अब मैं आपको पहला क्वेश्चन बता रहा हूं कि क्वेश्चन कैसे बनता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गुरुत्वाकर्षण बल की प्रकृति कैसी होती है। ऑप्शन होंगे ए आकर्षण, बी प्रतिकर्षण, सी दोनों प्रकार के, और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ए आकर्षण प्रकृति का। तो याद रखना, गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण प्रकृति का ही होता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल को हम किस सूत्र के द्वारा व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाता हूं कि मान लीजिए मेरे पास ये दो क्या है, द्रव्यमान। एक द्रव्यमान है m1, दूसरा द्रव्यमान है m2। याद रखना, दो द्रव्यमान लिए हैं मैंने, m1 और m2। इन दोनों के मध्य की दूरी हमेशा कहां से लेंगे, केंद्र से केंद्र की। वो कितनी है, r। तो अब इन दोनों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना होगा। तो हमारा जो फॉर्मूला कुछ ऐसे बनता है, F लगने वाला बल समानुपाती होगा दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के, ठीक है, और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती के। तो जब मैं इन दोनों समीकरणों को एक साथ लिखूंगा तो मेरा फॉर्मूला बनेगा F समानुपाती m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यह समानुपाती का या अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है। हमारा एक नियम होता है भौतिक विज्ञान में कि जब भी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो कोई ना कोई क्या आता है, नियतांक आता है। वह नियतांक क्या है उसको देखते हैं। फॉर्मूला बनेगा F बराबर G यहां पर नियतांक है, और G कैसा है, कैपिटल बड़ा G है। m1 m2 बटा में r स्क्वायर। यह जो फॉर्मूला हमारे सामने दिख रहा है, इसको मैं यहां पर जी लिख देता हूं। यह जो फॉर्मूला हमें दिख रहा है यह गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला होता है। यहां पर Fg मतलब कि गुरुत्वाकर्षण बल के लिए मैंने निरूपित किया है बल G m1 m2 पर r स्क्वायर। यहाँ पे G क्या होता है, अब मैं कैपिटल G की बात कर रहा हूं। कैपिटल G को बेटा बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। अब आपको कौन कौन सी चीज याद रखनी है। पहली चीज आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, G m1 m2 बना स्क्वायर। इस पर कैसे न्यूमेरिकल बनते हैं छोटे, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। कैपिटल जी का मतलब होता है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। तो अब पता होना चाहिए कि इसका वर्ड का मतलब क्या है, सार्वत्रिक क्या क्या है। तो इसका मीनिंग होता है ब्रह्मांड में मैं कहीं भी चला जाऊं, इस कैपिटल जी का मान कभी परिवर्तित नहीं होगा। ब्रह्मांड में मैं कहीं भी चला जाऊं, इस कैपिटल जी का मान कहीं परिवर्तित नहीं होगा, इसलिए इसे यूनिवर्सल सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कहते हैं, ठीक है। फॉर्मूला याद रखो, G m1 m2 पर r स्क्वायर, ठीक। अब यहां पर इस कैपिटल जी का मान क्या है, इस कैपिटल जी का मान क्या होता है उसको भी अपन को याद रखना है। तो मैं आपको कैपिटल जी का मान बता रहा हूं। कैपिटल जी बराबर 6.67 गुणा 10 की घात -11। आपसे कभी जी का मान भी पूछ सकता है, याद है ना, ये कैपिटल जी है। अब इसकी यूनिट क्या बनेगी, देखो
हमारे पास फॉर्मूला क्या था, F बराबर G m1m2 बटा में r स्क्वायर। हमें इसका मान चाहिए तो हमें यूनिट बनानी है, तो बनेगी न्यूटन, r स्क्वायर से बनेगी मीटर स्क्वायर, और m1m2 किलोग्राम किलोग्राम, तो ये बनेगी किलोग्राम का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या बन गया, कैपिटल जी का संपूर्ण मान और इसकी यूनिट 6.67 गुणा 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और यह मान कहीं भी परिवर्तित नहीं होगा, चाहे पृथ्वी के केंद्र पर पहुंच जाए, चाहे पृथ्वी से आप 32, 33, 35 किलोमीटर ऊपर चले जाए, चाहे आप पृथ्वी के किसी भी सतह पर हो, चाहे कहीं पे भी हो, कैपिटल जी का मान परिवर्तित नहीं होगा। ये याद रखना, ये कैपिटल जी का मान नियत हो गया। ठीक है, अब जो मैंने आपको फॉर्मूला भी अभी गिवन किया था, F बराबर G m1m2 पर r स्क्वायर, इस पे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो अपन देख लेते हैं। ठीक है, आगे कि हमसे पेपर में किस प्रकार है, गवर्नमेंट एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर दो पिंड बना रखे हैं, एक पिंड है ये m और दूसरा पिंड भी है m। ठीक है, और इन दोनों के केंद्र से केंद्र की दूरी वही दे रखी है r। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि यदि इन दोनों पिंडों का द्रव्यमान, यदि इन दोनों पिंडों का द्रव्यमान दोगुना, मतलब कि दुगना, इसका भी दुगना, और बीच की दूरी भी यदि दुगनी कर दी जाए, यदि बीच की दूरी भी दुगनी कर दी जाए, तो पहले की अपेक्षा अब इन दोनों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल के मान में क्या परिवर्तन होगा। और क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिले रहेंगे, ए रहेगा 2 गुना, दूसरा ऑप्शन रहेगा 4 गुना, तीसरा ऑप्शन रहेगा 8 गुना, और डी ऑप्शन रहेगा अपरिवर्तित। अपरिवर्तित मतलब कि नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अपरिवर्तित। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ऐसे है कि यदि दो पिंड जिनका द्रव्यमान समान m और m, बीच की दूरी है कुछ भी r, ठीक है, वो दूरी आपको बोलेगा कि बीच की दूरी है, कुछ भी हो सकती है, हमने मानी r है, और इन दोनों के द्रव्यमान अब दोगुना और बीच की दूरी यदि 2r कर दी जाए, मतलब दुगनी कर दी जाए, तो लगने वाले बल पर क्या फर्क पड़ेगा। तो अब आपको ऐसे क्वेश्चन कैसे करने हैं उसको समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले देखिए कि अगर पहले वाली कंडीशन में अगर मैं बल निकालता तो वह बल का मान कितना आता, फॉर्मूले के हिसाब से पहले कंडीशन में तो मैंने F1 लिख दिया। फॉर्मूला क्या कहता है, G तो नियतांक है, M और M दोनों का मल्टीप्लाई करता तो क्या था, M1 M2 करके क्या था, M स्क्वायर, M का वर्ग, और बीच की दूरी का भी क्या रहा है, वर्ग। तो अगर पहले वाले कंडीशन में देखें तो बल का मान ये होता, इस वाली कंडीशन में बल का मान ये होता। अब इसके लिए निकालता है, ध्यान दीजिए, अब हम इसके लिए निकाल रहे हैं, तो हमने लिखा F1 बराबर G m1 m2, तो G m1 कितना है 2m और m2 भी कितना है 2m, तो 2m इंटू 2m, 2m इंटू 2m कितना हो गया 4m स्क्वायर। ठीक है, बीच की दूरी का हमें क्या करना है, वर्ग, तो ये कितनी है 2r, तो 2r का अगर मैं वर्ग करता हूं, 2r का यदि मैं वर्ग करता हूं तो मुझे नीचे क्या मिलेगा 4r स्क्वायर। ठीक है, ये F1 है, मैं F2 निकाल रहा हूं, मैं इस वाले की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो अब अपने पास F2 का मान देखो कितना आएगा, F2 बराबर G4m स्क्वायर बटा में 2r का वर्ग 4r स्क्वायर, ये बनेगा 4r स्क्वायर। ध्यान से देख लीजिए, इस वाले केस में बल का फॉर्मूला ये बनेगा। अब मैं क्या करता हूं, 4 से 4 कैंसिल कर देता हूं। अब आप देखिए F2 का मान कितना मिल रहा है, F2 बराबर Gm स्क्वायर बटा में r स्क्वायर। अब इन दोनों समीकरणों की तुलना कीजिए, इसकी और इसकी, दोनों की तुलना कीजिए, क्या दोनों बराबर है, Gm m स्क्वायर बटा में r स्क्वायर, Gm स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। इसका मतलब कि क्या आपका मान परिवर्तित हुआ, नहीं हुआ, तो हमारा आंसर आएगा डी, नो चेंज, अपरिवर्तित। तो आपका आंसर मिलेगा अपरिवर्तित, तो आपका डी ऑप्शन सही आंसर होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अपने पेपर में पूछे जाते हैं, तरीका मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी,
अब इस चीज को याद रखना। अब मैं इसको हटा रहा हूं। अब मैं आपको और इसके बारे में बताता हूं कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है और क्या क्वेश्चन नहीं बनता। ठीक है, अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर आ रहा हूं जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से, वो होता है गुरुत्वीय त्वरण। उस गुरुत्वीय त्वरण को निरूपित करते हैं स्मॉल जी से। गुरुत्वीय त्वरण को निरूपित करते हैं स्मॉल जी से। पृथ्वी की सतह पर इसका मान कितना माना जाता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के तुल्य। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के तुल्य। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात सुनो, यह स्मॉल जी जिसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण याद रखना, इसका मान केवल पृथ्वी की सतह पर नियत है। इसका मान केवल पृथ्वी की सतह पर नियत है। यह कैपिटल जी की तरह हर एक जगह नियत नहीं है, ये बात दिमाग में रखना, क्योंकि इसका मान परिवर्तनशील है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर, नीचे जाने पर परिवर्तित होता है। वो कैसे होता है वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन शुरुआत में याद रखो कि गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है पृथ्वी की सतह पर, और यह सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक नहीं है, इसका मान परिवर्तनशील होता है। यहां तक बात याद रहेगी। अब इसकी परिभाषा कैसे दें, तो आप याद रखो, यदि किसी स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड को देखा जाए, यदि किसी पिंड को स्वतंत्रता पूर्वक गिराया जाए, तो पृथ्वी ने उसको जिस त्वरण से अपनी तरफ खींचा है, पृथ्वी ने जिस त्वरण से अपनी तरफ खींचा है, या फिर स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड का जो त्वरण है, उस त्वरण का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो अगर मैं इस चौक को छोड़ू, जैसे मैं इसको छोड़ूंगा तो ये जिस त्वरण से नीचे जा रहा है वह कितना होगा? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर। अब मैं आपको इसके फॉर्मूला देता हूं ताकि आप इसकी थोड़ी सी बारीकी समझ सकें। इस कैपिटल जी का जो फॉर्मूला होता है बेटा, वो होता है जी एम स्क्वायर बटा में आर स्क्वायर। जी एम अपॉन आर स्क्वायर। स्मॉल जी बराबर जी एम बाई आर स्क्वायर। स्मॉल जी बराबर जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब सुनो, यहां पर कैपिटल जी मैंने आपको बता दिया क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, ये नियत है। कैपिटल एम क्या है वो सुनो बेटा। कैपिटल एम होता है पृथ्वी का द्रव्यमान। कैपिटल एम है पृथ्वी का द्रव्यमान। अगर मैं पृथ्वी की बात कर रहा हूं तो पृथ्वी का द्रव्यमान। अब पृथ्वी का द्रव्यमान कितना बेटा? पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 6 × 10⁻24 किलोग्राम। अब इसको नहीं भूलेंगे, पृथ्वी का द्रव्यमान है 6 × 10⁻24 किलोग्राम हमारी पृथ्वी का द्रव्यमान है। ठीक है, ये जो आर है बेटा, यह है पृथ्वी की त्रिज्या। यह है पृथ्वी की त्रिज्या, इसकी पृथ्वी की, और ये कितनी होती है? 6371 किलोमीटर के लगभग। 6371 किलोमीटर की होती है पृथ्वी की त्रिज्या, और पृथ्वी का द्रव्यमान है 6 × 10⁻24 किलोग्राम। इनको अपनी नॉलेज के लिए याद रखना। तो जैसे आप यहाँ पर ये दोनों वैल्यू रखते हो तो हमें इस जी का मान क्या मिलता है? इस जी का मान हमें मिलता है लगभग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के तुल्य। इसलिए ये जी, कैपिटल जी, ये स्मॉल जी केवल पृथ्वी की सतह पर नियत है, क्योंकि एम और आर और जी ये तीनों ही क्या है? नियत है। इनके मान परिवर्तनशील नहीं होते हैं। ठीक है, यहां तक एक जनरल मैंने आपको नॉलेज दे दी कि क्या जी का मान, स्मॉल जी का मान कहां से आया। ठीक है, अब मैं आपको जो बात बताने वाला हूं उनको आप कृपया करके लिखते चलिए। जो मैं आपको बात बताने वाला हूं उनको आप कृपया करके लिखते चलिए। ठीक है, तो स्मॉल जी के लिए अपन कुछ बात कर लेते हैं। तो स्मॉल जी के लिए आप पहला पॉइंट लिखो, दिमाग में रखो कि पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर स्मॉल जी बराबर 0 होता है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि यदि किसी पिंड, क्वेश्चन समझो कैसे बनता है। मानो यदि किसी व्यक्ति का भार कितना है? 60। भार को हम किलोग्राम में लिखना सही नहीं होता, भार न्यूटन में होता है। माना किसी व्यक्ति का भार 60 न्यूटन है और उसे पृथ्वी के केंद्र पर ले जाया जाए,
तो उसका भार कितना होगा। तो आप लिखेंगे वह अगर पृथ्वी के केंद्र पर चला जाएगा तो वह भारहीन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भार का जो एक्चुअली फॉर्मूला होता है, ध्यान दो, वो होता है m इंटू जी। बेटा m तो नियत होता है, m कभी परिवर्तित नहीं होता। व्यक्ति का यदि भार परिवर्तित हो रहा है, मतलब भार में यदि अंतर आ रहा है, तो उसका मुख्य कारण क्या होगा, वो होगा g। तो जैसे ही मैं पृथ्वी के केंद्र पर जाऊंगा, g का मान 0 होने की वजह से वहां पर उस व्यक्ति का भार कितना हो जाएगा, m इंटू 0, तो ये हो जाएगा 0। तो व्यक्ति कैसा महसूस करेगा, भारहीन महसूस करेगा। कब? जब व्यक्ति पृथ्वी के केंद्र पर पहुंच जाता है। तो पहला ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनको आप लिख लीजिए, ठीक है। मैंने आपको समझा दिया है कि क्यों हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट है पृथ्वी से कितने किलोमीटर ऊंचाई पर जाने पर, दूसरा पॉइंट लिखना, पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर जाने पर स्मॉल जी के मान में 1% की कमी होती है। 1% की कमी होती है पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर, पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर जाने पर स्मॉल जी के मान में 1% की कमी होती है। तो आपका आंसर होगा 32 किलोमीटर। 32 किलोमीटर यदि मैं पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर चला गया, कितना, 32 किलोमीटर यदि मैं पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर चला गया, तो स्मॉल जी के मान में 1% की कमी हो जाएगी। इस चीज को लिख लेना और याद भी कर लेना। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन नॉर्मल है, लेकिन फिर भी आप याद रखना। अगर मान लो मैं पृथ्वी की सतह पर हूं, ये मतलब अपने पास पृथ्वी है, तो पृथ्वी की सतह से ऊपर या पृथ्वी की सतह के अंदर, याद रखना, पृथ्वी की सतह से ऊपर या पृथ्वी के सतह के अंदर जाने पर स्मॉल जी के मान में कमी आती है, ठीक है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या पृथ्वी की सतह के अंदर जाने पर स्मॉल जी के मान में कमी आती है, स्मॉल जी का मान कम हो जाता है, ठीक है। 3 क्वेश्चंस हो गए जो अपने पेपर में नॉर्मली पूछे जाते हैं। अब मैं आ रहा हूं 4th क्वेश्चन, जो बड़े फेमस क्वेश्चन है। 4th क्वेश्चन है कि यदि पृथ्वी अपनी अक्ष पर तेजी से घूमने लगे, ध्यान दीजिए, यदि पृथ्वी अपनी अक्ष पर तेजी से घूमने लगे, ये पृथ्वी की अक्ष है, यदि पृथ्वी अपनी अक्ष पर तेजी से घूमने लगे तो स्मॉल जी के मान में क्या परिवर्तन होगा। अब आप समझिए स्मॉल जी के मान में क्या परिवर्तन होगा। भाई ये वाली क्यों रेखा है ना बेटा, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा देखो कहां से जा रही है, भू के मध्य से। और बेटा जो दूसरी रेखा है ना अक्ष, इसको हम बोलते हैं विषुवत रेखा, ठीक है। और ध्यान दो यहां पर जो 2 बिंदु है, ये जो 2 बिंदु है, इनको बेटा बोलते हैं नॉर्थ और साउथ, इनको बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं, ध्रुव। ये भी क्या है, ध्रुव। आपने सुना होगा ना ध्रुव। तो ये नॉर्थ और साउथ, उत्तर दक्षिण ध्रुव होते हैं। ये हमारी भूमध्य रेखा, ये हमारी विषुवत रेखा। अब आप सुनिए, तो हमारा क्वेश्चन था कि यदि ये पृथ्वी अपनी अक्ष पर तेजी से घूमने लगे तो स्मॉल जी के मान में क्या परिवर्तन होगा। तो आपका आंसर होगा स्मॉल जी का मान घट जाएगा। आप लिख लीजिए स्मॉल जी का मान घट जाएगा यदि पृथ्वी अपनी अक्ष पर तेजी से घूमने लगे, ठीक है। परंतु ध्रुवों पर मान में या स्मॉल जी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। परंतु ध्रुवों पर स्मॉल जी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लिख लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। अब इसका उल्टा क्वेश्चन बना, उसका आप आंसर दे सकते हैं। क्या, यदि पृथ्वी घूर्णन बंद कर दे, जो घूम रही थी अपने अक्ष पे, अगर पृथ्वी घूर्णन बंद कर दे तो क्या फर्क पड़ेगा। तो आपका आंसर होगा स्मॉल जी का मान बढ़ जाएगा। लिख लेना, यदि पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूर्णन बंद करे तो स्मॉल जी का मान बढ़ जाएगा।
परंतु ध्रुवों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्रुवों पर स्मॉल जी के मान में कोई अंतर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो फोर्थ और फिफ्थ दोनों यही है, या तो तेजी से घूमने लगे या फिर स्टॉप, रुक जाए, तो क्या फर्क पड़ेगा। दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं पेपर में, आप लिख लीजिए। जब पृथ्वी तेजी से घूमने लगेगी तो स्मॉल जी का मान घट जाएगा ध्रुवों को छोड़ के। याद करने का तरीका विपरीत, विलोम शब्द याद रख लो। जब पृथ्वी तेज घूम रही है तो जी कम हो गया, घट गया, और जब पृथ्वी रुक गई तो जी बढ़ गया। ठीक है, याद रहेगी बात। तो 4 और 5 दो क्वेश्चन और दे दिए मैंने आपको, याद रखना। भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, और ये क्या होते हैं, इसके ध्रुव होते हैं, ताकि डायग्राम से आपको ज्यादा समझ में आ सके। अब आइए फोर्थ फिफ्थ, अभी मैं 6 बात बता रहा हूं। छठी बात यह है कि चंद्रमा पर स्मॉल जी का मान कितना होता है। तो चंद्रमा पर स्मॉल जी का मान होता है बेटा जी बटा में 6। कहने का मतलब कि अगर तुम चंद्रमा पर स्मॉल जी की बात करोगे तो बेटा ये होगा 9.8 बटा में 6, 9.8 बटा में 6। तो अब क्वेश्चन कैसे बनता है, अब ध्यान दो। क्वेश्चन ऐसे बनता है, माना किसी व्यक्ति का भार पृथ्वी पर 60 किलोग्राम, माना किसी व्यक्ति का भार पृथ्वी पर 60 किलोग्राम, तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा। चंद्रमा पर भार कितना, किलोग्राम की जगह न्यूटन सही है तो न्यूटन लिख लेते हैं। चंद्रमा पर भार कितना होगा, ठीक है। ऑप्शन क्या रहेंगे, ऑप्शन होगा एक तो 20 न्यूटन, बी होगा 40 न्यूटन, सी होगा 10 न्यूटन, और डी होगा अपरिवर्तित, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नो चेंज, कोई परिवर्तन। तो यह निकालने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, जितना आपको डब्ल्यू दे दिया। अब देखो ध्यान दो, डब्ल्यू होता क्या है, डब्ल्यू होता है भार द्रव्यमान गुणा में स्मॉल जी की वैल्यू एम जी। ठीक है, यदि मैं, ये आ गया अपना पृथ्वी पर, ठीक है जी, ये हो गया अपना पृथ्वी पर। जैसे ही मैं चंद्रमा पे जाऊंगा, डब्ल्यू चंद्रमा पर, डब्ल्यू मतलब कि वेट, मतलब कि भार, क्या लिखना पड़ेगा, एम जी बटा में 6। चंद्रमा पे लिखोगे एम जी बटा में 6, क्योंकि चंद्रमा पर ये क्या होता है, g/6। अब एम जी कितना रखा है, भार 60, तो 60 बटा में 6 बराबर 10 न्यूटन। 60 बटा में 6 बराबर 10 न्यूटन। तो आपका आंसर सी सही है। इसका मतलब 10 न्यूटन भार हो जाएगा किसी व्यक्ति का। तो जो यहां व्यक्ति 60 न्यूटन का है, 60 न्यूटन का, वह वहां पर केवल कितना जाएगा, 10 न्यूटन का मात्र रह जाएगा, क्योंकि जी का मान चंद्रमा पर g/6 होता है। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए, 6। अब 7 क्वेश्चन पे आप लगा लीजिए स्टार। 7 क्वेश्चन पे आप लगा लीजिए डबल ट्रिपल स्टार लगा लो। 7 क्वेश्चन ये ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा गया है। अब सुनो, यदि निर्वात है, यदि कोई कक्ष निर्वात कक्ष है, कैसा है, निर्वात। निर्वात का मतलब है कि इसमें कोई एयर नहीं है, बाकी कुछ भी नहीं, निर्वात कक्ष है। ठीक है, यहां से एक तो छोड़ा गया है किसी पक्षी का पंख समान ऊंचाई से, मान लो यह ऊंचाई है, यहां से छोड़ा गया है किसी पक्षी का पंख, और यहां से छोड़ा गया है 50 किलोग्राम का पत्थर। यहां से छोड़ा गया पंख, यहां से छोड़ा गया 50 किलोग्राम का पत्थर। तो इसकी सतह पर पहले कौन पहुंचेगा, ठीक है, धरातल पर यहां पर पहले कौन पहुंचेगा। और ये कैसा कक्ष है, निर्वात कक्ष। कैसा कक्ष है बेटा, निर्वात कक्ष। निर्वात कक्ष पहले कौन पहुंचेगा, ये पूछा जा रहा है पृथ्वी की सतह पर, इस सतह पर पहले कौन पहुंचेगा। तो आपको ऑप्शन मिलेंगे, ए पंख पहुंचेगा, बी मिलेगा पत्थर पहुंचेगा, सी मिलेगा दोनों साथ साथ पहुंचेंगे, और डी ऑप्शन मिलेगा इनमें से कोई नहीं। तो जब निर्वातित कक्ष बोल दे, याद है ना निर्वातित कक्ष, तो आपका आंसर होगा दोनों ही धरातल पर साथ साथ पहुंचेंगे। इसका कारण समझो,
इसका कारण ये है कि स्मॉल जी का मान पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। स्मॉल जी का मान पिंड का मतलब कि पंख के द्रव्यमान या फिर जो हमने पत्थर लिया उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। देखो आप फॉर्मूले में जी एम बटा मास का जी भी नियत है, एम तो पृथ्वी का था और एम तो इसके लिए भी नियत है, इसके लिए भी नियत है। पृथ्वी तो सबके लिए बराबर है, चाहे कोई हल्का पिंड हो चाहे कोई भारी पिंड हो। ठीक है, तो ये दोनों ही जब यहाँ आएंगे नीचे की तरफ आएंगे तो इन दोनों पे जो जी लगेगा ना बेटा वो समान लगेगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इस पे भी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। निर्वातित कक्ष में क्या होता है, निर्वातित कक्ष में इस पर इसके अपोजिट इसके विपरीत लगने वाला बल तो है ही नहीं, हवा, क्योंकि हवा होती है उसकी वजह से पंख ऐसे आता, क्योंकि हवा इस पर विपरीत दिशा में बल लगाती है। लेकिन अब वो तो हमने हटाई दी, कक्ष कैसे निर्वात, तो दोनों ही एक साथ पृथ्वी की सतह पर पहुंचेंगे। इस चीज को देख लीजिए, इस तरह लगा लीजिए, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है गुरुत्वाकर्षण चैप्टर से। ठीक है जी, तो 7 क्वेश्चंस अभी अपन ने डिस्कस कर लिए जैसे जैसे इस क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब एक दो और चीजें, वो ये है कि पलायन वेग क्या होता है। पलायन, तो बेटा पलायन वेग वह वेग होता है जिसको यदि मैं पृथ्वी की सतह से किसी चीज को फेंक दूं तो वह वापस कभी लौट के ना आए, मैं उस वस्तु को इतना वेग दे दूं, क्योंकि मान लो मैंने इस चौक को फेंका ये वापस आ गया, क्योंकि मैं इसको क्या नहीं दे पाया, मैं इसको पलायन वेग नहीं दे पाया। तो जो रॉकेट होते हैं जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को तोड़ के निकल जाते हैं, उस तोड़ के निकलने के लिए मेरे को वेग देना पड़ता है, उस वेग का नाम क्या होता है, पलायन वेग होता है। पृथ्वी के लिए जो पलायन वेग है ना बेटा उसको याद रखेंगे आप, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, डायरेक्ट पूछा हुआ क्वेश्चन। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान ध्यान दो, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। इसका मतलब कि एक सेकंड में कोई पिंड 11.2 किलोमीटर दूरी अगर तय कर जाए तो वह कभी भी पृथ्वी पर लौट कर नहीं आएगा, वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को तोड़ के निकल जाएगा। तो जो रॉकेट होते हैं वो इसी वेग से प्रक्षेपित किए जाते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी पर तो कितना हो गया 11.2, और चंद्रमा पर बेटा ये कितना होता है, चंद्रमा पर पलायन वेग का मान होता है 2.4 किलोमीटर पर सेकंड। चंद्रमा पर कितना होता है 2.4 किलोमीटर पर सेकंड। अब समझो, चंद्रमा पर हवाएं, चंद्रमा पर हवाएं या वातावरण में जो हवाएं उपस्थित होती हैं वह इस वेग से ज्यादा चलती है, वह इस वेग से ज्यादा चलती है। तो जो हमारा चंद्रमा होता है उस चंद्रमा पे जब एयर इससे भी तेज चलती है तो वो क्या करती है, उस चंद्रमा को छोड़ के निकल गई, चली गई, और निकल जाने की वजह से वो इस चंद्रमा से चली गई, तो चंद्रमा पे क्या नहीं मिलता, वातावरण। तो वातावरण नहीं मिलने का जो कारण है चंद्रमा पर वो यही है कि वेग जो है चंद्रमा पर पलायन वेग वह बहुत कम है विद रिस्पेक्ट टू किसके कंपैरिजन में, पृथ्वी के रिस्पेक्ट में। और पृथ्वी पर जो हवा चलती है वो इस स्पीड से नहीं चल पाती, इसलिए वो पृथ्वी का धरातल नहीं छोड़ सकती। तो पृथ्वी का धरातल छोड़ने के लिए आपको इस वेग से चलना पड़ेगा। ठीक है, तो चंद्रमा पर 2.4 किलोमीटर पर सेकंड से हवाएं चल जाती हैं, तो हवा चलने की वजह से वो वहां से छोड़ के चल जाती है, फिर वापस नहीं आती, इसलिए चंद्रमा पर वातावरण नहीं मिलता। ठीक है, ये अपने पास एक और कंसेप्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सुनिए, 7 क्वेश्चन हो गए थे, अब मैं 8वीं की बात कर रहा हूं। नेक्स्ट सुनिए, पृथ्वी जिस गति से घूर्णन कर रही है, सुनो, पृथ्वी जिस गति से घूर्णन कर रही है यदि वह उसकी 17 गुनी हो जाए, यदि पृथ्वी जिस गति से घूर्णन कर रही है तो वह अगर 17 गुनी हो जाए तो जो हमारी विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, इस पर स्मॉल जी का मान कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। इस पर स्मॉल जी का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा यदि पृथ्वी की घूर्णन गति अभी जिस गति से घूर्णन कर रही है उससे 17 गुनी हो जाए तो विषुवत रेखा पर जो स्मॉल जी का मान होगा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है जी, ये सारे पॉइंट लिख लें और याद रखना। ठीक, अब मैं आपको इसमें 1-2 पॉइंट बता देता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे मैंने डिस्कस कर लिए। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आपके दिमाग में है तो प्लीज आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर डिस्कस कर लूंगा आप लोगों से। एक और चीज है
कि जो भू-स्थिर उपग्रह होते हैं वह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर होते हैं। जो भू-स्थिर उपग्रह होते हैं वह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर होते हैं। तो आपका आंसर होगा वह पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं। भू-स्थिर उपग्रह पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं। याद रखना, ये पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। दूसरा, भू-स्थिर उपग्रहों का जो आवर्तकाल होता है, भू-स्थिर उपग्रहों का जो आवर्तकाल होता है वो कितना होता है, 24 घंटे 24 आवर। और हमारी पृथ्वी का भी कितना है, 24 आवर। तो हमारी जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है वैसे वैसे उपग्रह घूमते हैं। तो इसके पृथ्वी के लिए ये हमेशा कैसे लगता है, जैसे स्थिर, ये यहाँ घूमी तो ये भी यहाँ घूमा, ये यहाँ घूमा तो वो भी वहाँ घूमा, तो ये हमेशा इसको क्या लगता है, स्थिर लगता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, भू स्थिर उपग्रह बोलते हैं। ठीक है जी, कितने क्वेश्चन हो गए हैं, कम से कम 9 क्वेश्चन इंपोर्टेंट बता दिए। अब एक क्वेश्चन और सुन लीजिए। देखो, जो हमारी पृथ्वी है, मान लो ये हमारे पास सूर्य है और पृथ्वी इस प्रकार इसके चारों तरफ गोलीय पथ में घूर्णन करती है ना। तो ध्यान देना, ये हमारा लास्ट पॉइंट है कि जो हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूर्णन करती है, तो जो गुरुत्वाकर्षण बल ही है, गुरुत्वाकर्षण बल, देखिए गुरुत्वाकर्षण बल केंद्र की ओर, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। तो जब हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूर्णन करती है तो गुरुत्वाकर्षण बल ही अभिकेंद्रीय बल की तरह कार्य करता है। रिपीट कर देता हूं कि जब हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूर्णन करती है तो गुरुत्वाकर्षण बल ही अभिकेंद्रीय बल की तरह कार्य करता है। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, जो केंद्र की तरफ लगता है। ठीक है जी, तो मैक्सिमम बातें गुरुत्वाकर्षण बारे में हमने डिस्कस कर ली है, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, कोई सुझाव हो, कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब। जितनी भी सब्जेक्ट, कहने मतलब है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, तीनों ही मैं इस चैनल पे पढ़ाने वाला हूँ। एक ही छत के नीचे आपको सब कुछ मिल जाएगा, बस पढ़ाई करते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।